नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हिंदी की जो सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण की दूसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आगे जो प्रश्न है हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न संख्या 25 है कि ट ठ स का उच्चारण स्थल है। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंदर उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, मूर्धा है, दंत है। तो इसमें एक याद करने का एक सामान्य तरीका आप याद अपना लो। दिमाग के अंदर कुछ न कुछ किसी से संबंधित उसमें रिलेशन बना दो जिससे कि वो चीज आपको याद रहे। जैसे कि अगर कंठ है, कंठ से संबंधित है, तो जैसे कि आपने लिखा कि ये है कंठ। अब कंठ में कौन से बोले जाएंगे? देखिए, हिंदी वर्णमाला शुरू कहाँ होगी? अ और आ से। तो दो वर्ण तो ये हो गए। अब देखो अब ये देखिए, ये कंठ है तो कंठ में हिंदी वर्णमाला के दो स्वर ही। उसके बाद में कु, कु का मतलब हो गया क वर्ग। क्या वर्ग क्या हो गया? कु यानी क वर्ग। और ह और विसर्ग, ये सभी किस में आ गए? कंठे में। अब देखो, इसको याद करना कितना आसान है कि क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल किसके आएंगे कि क वर्ग का कोई अक्षर आ जाएगा। ठीक है ना? तो उसके तो अब देखो, ये कंठ के अंदर पहला अक्षर क्या है? क है। और इधर क वर्ग में भी पहला अक्षर क्या है? क है। कोई डाउट नहीं, सीधा आप कर दो इसका जो भी उत्तर आए। ये हो गया अकुह विसर्जनम। इसके बाद में तालु, क्या आएगा? तालु। अब इसके बाद में जैसे अ और आ गए ना, तो अब उसके बाद में आप लिख दो ई और ई। देखो, स्वर यहाँ दो आ रहे हैं तो यहाँ भी स्वर दोनों आएंगे। ये इसका दीर्घ रूप है, ये इसका दीर्घ रूप है, वही आ रहा और कुछ नहीं। अब ये क वर्ग आ गया तो आप ये यहाँ रख लिए, क्या? च वर्ग लिख दिए। उसके साथ में ये आ जाएगा। ठीक है। और ये चुसाना और साथ में ये संकर वाला स, ये सभी किस में आएंगे? तालु के अंदर आएगा। देखिए, अपने जो वर्ग लिखे हुए होते हैं ना, जैसे कि पहले आपने लिखिया क वर्ग, उसके बाद में क्या आएगा? च वर्ग। उसके बाद में क्या आएगा? ट वर्ग। उसके बाद में क्या आएगा? त वर्ग। इसके बाद में क्या आएगा? प वर्ग। आप इनके बीच में आपस में एक ऐसा ग्रुप बना दो ना जिससे कि ये चीज याद रह जाए। आप देखिए, कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण तो आपका क वर्ग से हो गया। उसके बाद में ये कौन सा आ रहा है? च वर्ग। और यहाँ क्या आ रहा है? तालु। कौन सा है? तालु। और तालु में पहला अक्षर किस वर्ग का है? त वर्ग का पहला अक्षर है। किस वर्ग का पहला अक्षर है? तो आपको देखो, ये शुरुआत कंठ से होगी, उसके बाद में तालु आ रहा है ना, तो तालु का तव, ये किस वर्ग का हो गया? त वर्ग का। और ये च च है ना, ये च वर्ग पूरा हो गया। तो देखिए, इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये च वर्ग आएगा, वो बीच वाला जो ट वर्ग छोड़कर उसके नीचे जो है ना, उसका पहला अक्षर आएगा ना, वो इस अक्षर का क्या होगा? वो वर्ग होगा। यानी कि ये च वर्ग है तो ट वर्ग को छोड़ो, फिर त वर्ग का पहला अक्षर त आ रहा है और त से क्या होता है? तालु होता है। तो ये इसके बीच में कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद में आएगा क्या? रटु रसाणा मृदा। क्या? रटु रसाणा मृदा, यानी मुंह से। वो ध्वनियां जो किससे निकलती है? मुंह से निकलती है। अब ये इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? री। क्या? री ट वर्ग। और एक र। और इसके साथ में ये स, ये सभी आ जाएंगे मुर्दा के अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या करना? यहाँ पर तालु में भी आपने क्या किया? बीच का एक वर्ग छोड़कर उसके बाद में नीचे आए। उसी प्रकार से मुर्दा है तो ट वर्ग है, ट वर्ग के बाद में त वर्ग छोड़ दो और प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? म है। म से क्या हो गया? मुर्दा हो गया। च में च वर्ग किस वर्ग का है?
तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो च के बाद का ट वर्ग छोड़ो और फिर आ जाता है त वर्ग, और त से क्या होता है? तालु। ये सेटिंग कर दो आपस में। फिर आ गया मूर्धा, ये रटु रसाणाम ट वर्ग है। रटु रसाणाम में ट कौन सा? ट वर्ग का। तो बीच का त वर्ग छोड़कर प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या आएगा? म से मूर्धा आएगा। ये उसमें हो गया। ठीक है। तो ये अब देखो, ये किस में आ रहे हैं? मूर्धा वाले में आ रहे हैं। और ये देखो, ये ट ठ, ये ट वर्ग के अंदर आ गया। ये स, ये इसी में आ गया। इसका उत्तर अपने क्या हो गया जाएगा? ये मूर्धा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में और एक वर्ग देखो, इसके बाद में आ जाएगा दंत्य। क्या? दंत्य। अब देखो, दंत्य की खास विशेषता बताऊं कि लतु लसा नाम दंता, ये ल है ना, ये अपने हिंदी के अंदर नहीं है, ये याद रखना नहीं, लेकिन त वर्ग याद रखना है। क्या? त वर्ग। लतुल और ल खुद, और उसके बाद में ये स, लतु लसा नाम दंता। अब देखिए, ये दंती है ना, दंतीय, जो दंतीय वर्ण उन शब्दों का उच्चारण स्थान है, जैसे कि त वर्ग आ गया, तो त वर्ग के अंदर ही क्या आ रहा है? द आ रहा है। मतलब त वर्ग का उच्चारण स्थान उस अक्षर से होगा जो त वर्ग में ही पाया जाता है, और त वर्ग में क्या आता है? दंत आता है। तो ये देखो, दिमाग में सेट करने का एक तरीका है। ठीक है ना, वरना आपको फिर क्या पूरा रटना पड़ेगा, वरना इस कॉम्बिनेशन से ये चीजें सेट हो जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। संवृत स्वर है। कौन से? संवृत। ऐसे स्वर जब जब उनका उच्चारण मुंह से करते हैं ना, तो मुंह व्रत के समान हो जाता है। संवृत, सम का मतलब इसका देखो तो संवृत, स के ऊपर बिंदी लगी हुई है, मतलब वो सम है। ठीक है ना, ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ना, अनुस्वार लगा हुआ ना, उसका अर्थ है वो आधा म है, जिसके अंदर क्या है? स्वर नहीं है, खाली व्यंजन है, तो उसको संवृत कहते हैं। इसका मतलब व्रत के समान। यानी ऐसे अक्षर, ये जितने भी अक्षर है ना, उनमें से वह अक्षर कौन सा है जिसका उच्चारण करने पर आपका मुंह एकदम गोल हो जाता है, व्रत के समान। आप बोल के देख लियो, ऊ, ओ, ए, ऐ, आ। तो देखिए, ऊ, ये पूरा प्रोग्राम एकदम गोल घेरे घेरे जैसा बन रहा है। और इसके अंदर, इसके साथ में और भी आएंगे, ई, ये भी इसके अंदर आएंगे। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऊ। ये हो जाएंगे संवृत स्वर। आगे लिखा हुआ है कि री का उच्चारण स्थान है। अब री के साथ में क्या है? री, रटूर रसाणा मृदा। रटूर यानी कि र, टू यानी कि ट वर्ग, और इसके साथ में वापस र, और एक र है ना, जैसा जैसा स, ये स सबसे कठिन स है। ठीक है ना, माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी उच्चारण स्थान रटु रसाणा मृदा, यानी कि र भी इसके साथ में, ट इसके साथ में, र इसके साथ में, और षटकोण वाला स, ये सभी उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मृदा से होगा। आगे है कि उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म, उ और उ स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा वो आपको कहना है। ये इनके साथ में उत्तर भी लगे हुए हैं। अब देखिए, इसमें ये पूरा है कि देखो, ये उ और प वर्ग पूरा, यानी उपुप पद्मानिया नाम ओष्टो। और इसके अंदर देखो उ भी आ रहा है, और उ का दीर्घ रूप क्या होता है? ओ होता है। उ का दीर्घ रूप क्या होगा? उ और उ प्लस उ, बड़ा उ जब दोनों मिल जाते हैं, जब संधि, अपने संधि के अंदर क्या हो जाता है? उसका बड़ा रूप को क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो इसका जो है उपुप पद्मान्या नाम ओष्टो, यानी कि उ दो स्वर, पूरा प वर्ग, और इन सभी का उच्चारण स्थान वो कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। आगे आ गई प्रश्न संख्या 29। अनुनासिक का संबंध होता है। देखिए, शब्दों का है जो नाक से जो बोलते हैं ना, उसमें एक तो होगा अनुनासिक, और दूसरे होंगे
और अनुनासिक नहीं है तो क्या होंगे, निरनुनासिक। जो निर अनुनासिक, जो नासिक, जो मतलब निर का मतलब नहीं है, अनु यानी उसके साथ में है, निर अनुनासिक है जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। यानी ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जिनका जब उच्चारण करते हैं तो केवल जो ध्वनि है वो केवल मुख से निकले, नासिका से। देखो निरनुनासिक, निर्नास निरनुनासिक मतलब नासिका से ध्वनि नहीं निकले, केवल मुख से निकले, वो तो होंगे निरनुनासिक। और ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करें तब ध्वनि है वो मुंह से भी निकले और नाक दोनों से निकले, तो उनको कहते हैं अनुनासिक। ठीक है। अब ये कैसे होंगे, इनकी पहचान क्या होगी, इनके ये जो जब बोलेंगे ना नाक से तो उसके ऊपर चंद्र बूंदी लिखी होगी। जैसे कि अ बोल दिया तो निरनुनासिक हो जाएगा, यानी कि खाली मुख से बोला जाएगा। अगर ये अंग कहे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुनासिक। अंग है और भी, जैसे कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगे तो वो सभी क्या होंगे, वो होंगे अनुनासिक होंगे। यानी कि ऐसे जो अक्षर होंगे जो नाक और मुख दोनों से बोले जाएंगे उनको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहा जाएगा। ये इनका अगर अनुनासिक की पहचान करनी है तो क्या होगी, वो होगी चंद्र बिंदु से इसकी पहचान है, या फिर इसका क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, अनुनासिक और निरनुनासिक हो गए। और इसके अंदर आपको य म ग ण न म यानी प्रत्येक वर्ग का पांचों अक्षर है वो भी इस अनुनासिक के अंदर आएगा, यानी इनको नासिकी वर्ण भी कहा जाता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 30, निम्न में कंठे ध्वनियां कौन सी है। अब देखिए मैंने आपको इतना पढ़ाया है, अब आपके लिए कंठ का तो एकदम प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई है। क से कंठ और क से क वर्ग, ठीक है ना। ये आप जो प्रश्नों को खाली अभ्यास करवा रहे हैं ना, इससे ही आपकी व्याकरण क्लियर हो जाएगी। क से कंठ और क से क वर्ग, ठीक है। क से अगर व्यंजन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, क से हो रहे हैं। स्वर कहाँ से शुरू होते हैं, तो अ और आ। तो स्वर, तो शुरुआत के दो स्वर और शुरुआत का पहला वर्ग तो क वर्ग, और उसके साथ में ह यानी कि ठेठ लास्ट में और एक विसर्ग, ये सभी क्या होंगे, कंठे ध्वनियां होगी। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने, ठीक है ना, अकेला नहीं हो। तो ये देखो स त्र ज्ञ और एक होता है स्र, ये सभी है क्या है, वो सब वो है संयुक्त व्यंजन है। और ये कुल कितने हैं, ये कुल है 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। और अगर कभी कभी इनकी रचना भी आती है कि देखिए स ये कैसे लिखा जाएगा, त्र ये कैसे लिखा जाएगा, और ज्ञ ये कैसे लिखा जाएगा, और या फिर ये स्र ये कैसे लिखा जाएगा। देखिए स बोलते हैं ना, तो स बोलने से पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है। क्या आ रहा है, क आ रहा है। उसके बाद में ये वाला स। अब आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे इसके विसर्ग कर दिया ना तो फिर इसके में से एक अ अलग हो जाएगा। ये दो, ये रूप भी सही है। और अगर ये नहीं लिखो तो आप क करके और सीधा क्या कर दो, स कर दो। त्र है, त्र के अंदर भी देखो बोलते ही पहला अक्षर क्या आ रहा है, त आ रहा है। और त कौन सा, हलंत, यानी इसके अंदर क्या है, स्वर नहीं है। फिर त्र बोलते हैं, त बोलने के बाद में पीछे क्या रह जाता है, र। या तो र को हलंत करो मत, तो ये त्र इतनी तक बैठता। अगर इसने हलंत कर दिया तो पीछे अ लिख दो, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते हो तो आपको ये भी परीक्षा में मिल सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है। एक याद रखना, स त्र ज्ञ स्र सभी के अंतिम वर्ण क्या होगा, अ होगा, ठीक है। और दूसरा ये भी, ये जो बोले जा रहे हैं ना वही लिखना है, जो बोला जा रहा है उसको इसमें से अलग कर दो। जैसे ये ज्ञ, ये ज्ञ नहीं, बाबा रामदेव ने इसको क्या बोला है, ज्य बोला है। क्या बोला है, ज्य। अब ज्य बोलोगे तो पहला क्या आएगा, ज आएगा। फिर य बोलोगे तो क्या आएगा, य आएगा। और लास्ट में क्या रह जाएगा, अ रह जाएगा। या तो ये लिखो, और ये नहीं लिखते हो तो ये लिखो। अब ये आपके
क्योंकि परीक्षा में ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। और स्र है तो स्र के अंदर पहला कौन सा है, ये स, शंकर भगवान वाला। पीछे ये तो या इतना लिख के छोड़ दो, और हलंत कर दिया तो पीछे क्या लगाना है, अ लगाना है। ये आप लिख सकते हो। अब देखो, इनको याद करना, शत्रज्ञ सिर, इनका का पूर्ण पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये लिखो, तो एक तो ये याद रख दो, इन सभी के पीछे अ आ रहा है। फिर ये जो जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, वही वही वापस लिखना है। और ये संयुक्त व्यंजन है, कुल कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो 32वां है कि प फ का उच्चारण स्थान है प फ, ठीक है ना, प फ ब भ। तो ये हो जाएंगे उपूप पद्मान्यानाम ओष्टो, क्या, उपूप पद्मान्यानाम ओष्टो। आगे चलो, आगे आ गया, निम्न में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कहो या फिर इनको यण कहो, ठीक है ना। तो अंतस्थ वर्ण वो होंगे जहां पर व्यंजन खत्म हो जाते हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना, जहां पर व्यंजन खत्म हुए, व्यंजन कहाँ खत्म होंगे, म पर खत्म होंगे, उसके बाद वाले 4 अक्षर वो अंतस्थ हैं। क्या है, जैसे ही व्यंजन खत्म हुए उसके बाद के जो 4 वर्ण हैं वो अंतस्थ हैं। यानी उसके बाद के क्या आएंगे, एक तो ये आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, र आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ल आएगा, और उसके बाद में व। य र ल व, ये है अंतस्थ वर्ण। मतलब अगर अंतस्थ वर्ण पूछे तो भी कितने होंगे, 4। अगर उष्म वर्ण पूछा जाए तो व से बाद वाले लिखना शुरू करो, श, ये स, ये स, ये उष्म वर्णों में आते हैं। उष्म यूं कहते हैं कि जब इनको बोलेंगे तब अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, थोड़ा सा इनको बोलने में भी अपन को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके कारण अपनी जो है अपने को क्या, थोड़ी सी ऊर्जा वो ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। मतलब अपना जो है जुबान वो गर्म होती है, और गर्म होना मतलब वो उष्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसमें से अंतस्थ में देखो आप, ये आ रहा है, र आ रहा है, ल आया नहीं, वो आया। तो इसमें अंतस्थ वर्ण नहीं है, कौन है, अ। ये कौन सा है, ये है कंठ्य है। अगर वर्ग वर्ग पूछा जाए, कंठ्य है, ध्वनि, कंठ ध्वनि है, और कंठ्य इसका उच्चारण स्थान है। प्रश्न संख्या 35 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको देखना है। अड़ उत्सिप्त व्यंजन है, ठीक है। म स्पर्श व्यंजन है, सही है। ह अल्प प्राण है, और स है वो संघर्षी व्यंजन है। ह है वो अल्प प्राण नहीं है, ह है वो क्या है, महाप्राण व्यंजन है। दूसरा सब इसमें सही है, ठीक है ना। देखिए अल्प प्राण, इधर आप देखिए अल्प प्राण, और एक देखिए अघोष। इन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है। इसके अंदर भी पहले प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ण इन दोनों के अंदर है, प्रथम वर्ण। लेकिन उसके बाद में दूसरा छोड़ के दूसरा वर्ण, सॉरी, तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा। लेकिन अघोष के अंदर देखो, अघोष के अंदर ये कहता है कि पहला और दूसरा वर्ण वो हो जाएंगे अघोष। फिर महाप्राण में पहला तीसरा आ गया, तो इसके बीच में क्या रह गया, ये दूसरा और चौथा, ठीक है। और उसके साथ में क्या, ये र ल व ह, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, सब किसके अंदर, महाप्राण के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ह क्या है, ह वो महाप्राण है, न कि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलने से होता है। और हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उसमें से तीन मतलब दो दो के जोड़े 6, मतलब कुल हो जाएंगे 6 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो उच्चारण स्थानों के मिलने से होता है। देखिए, एक तो कंठोष्ठ, क्या, कंठोष्ठ्य, और एक है कंठ तालु, क्या है, कंठ तालु।
एक हो जाएगा दंतोष्ठ। ये आपको हिंदी वर्णमाला में ये इतने शब्द है ना, वो आपको वो दो जिनका जैसे ये कंठोष्ठ। अब आपको अगर याद भी रखना हो ना, तो कंठ के बाद में आ रहा ओष्ठ। तो ओष्ठ से ओ से क्या बन रहा है? एक तो ओ और दूसरा है औ। क्या है? औ। ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। फिर आ गया कंठ तालु। अब ये ओ देखो, कंठ दोनों के अंदर है। इसका मतलब या कंठ तालु से भी जो शब्द बोले जाएंगे ना, वो ज्यादा दूर के नहीं है, ओ से पहले के हैं। और ओ से पहले क्या आता है? ए और ऐ आता है। ए और वो आएंगे कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ होंगे वकारस्य, यानी एक तो व और दूसरा फ। ये है इनका उच्चारण होगा दंत और ओष्ठ से। यानी कि हिंदी वर्णमाला के अंदर दो दो शब्दों, दो अक्षरों के छह जोड़े, छह जोड़ा है, उनके उच्चारण स्थान है वो ऐसे स्थान से होता है जो कि ने दो दो से बोले जाते हैं, दो उच्चारण स्थानों के मिलने से। अब आपका ये हो गया कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ ये है, ये क्या आ रहा है? ओ और औ। अब इसमें से देख लो आप, ये ब में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ये जैसे क्या करें, ये पूछा जाए तो क्या होगा? कंठ तालु होगा। उ है वो अपने इसके अंदर है नहीं, क्योंकि उपु पद्मानिया नाम ओष्टो है। और ए और ऐ है वो इसमें आ जाएंगे कंठ तालु का। देखो ये भी कंठ तालु है, कंठ तालु, और ये भी कंठ तालु है। ठीक है। और बीच वाला ओ है वो कंठोष्ठ है। आगे है प्रश्न संख्या 37। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? कहाँ से इनका उच्चारण होगा? मूर्धा से होगा। तो मूर्धा यानी कि म प वर्ग का अंतिम अक्षर। क्या? म वर्ग का अंतिम अक्षर। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर जो आप इससे ऊपर जाओ और इसके ऊपर वाला जस्ट है ना, वो वर्ग छोड़ो और उससे उसके ऊपर चले जाओ। म के बाद में कौन सा? देखो म है ना, ये प वर्ग का है। तो प वर्ग के ऊपर कौन सा आता है? त वर्ग। तो त वर्ग को छोड़ दो, ऊपर कौन सा आ गया? ट वर्ग। यानी कि इस मूर्धा मूर्धा का जो उच्चारण स्थान है, मूर्धा के जो उच्चारण स्थान से कौन से? तो ट वर्ग के अक्षर है वो बोले जाएंगे। कौन से? ट वर्ग के अक्षर बोले। अब इसमें देखो आप, ट वर्ग वाले किसके अंदर है? पूरे पूरे। अब जैसे इसमें देख लो ट और ड आया, ये फ इसके साथ में, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये स तो इसके अंदर होगा ही होगा। आप देखो ये ट है, ये ड है, और रटूर रसाणाम, तो ये स भी आ गया, र भी आ गया। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ब। रटूर रसाणाम मृधा। मतलब एक तो हो गया, एक री हो गया, उसके बाद में टू, टू का मतलब ट वर्ग पूरा, और र टू र, वापस र आ रहा है तो ये र, और उसके बाद में ये स, षटकोण वाला। इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? वो होगा अपने मूर्धन्य से। अगला है प्रश्न संख्या 38। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसमें वो वर्ण देखना है, वो वर्ग देखना है जिसके अंदर सभी वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। पहले तो ये देखना स्पर्श व्यंजन कहाँ से। स्पर्श व्यंजन का मतलब पूरे जो अपना व्यंजन आ रहे हैं ना, व्यंजन जैसा ही अपने स्वर खत्म हुआ, उसके बाद में अयोग हुआ, खत्म हुआ, और क से शुरू हुए, क से लेकर यहाँ म तक, ये कुल कितने हो गए? 25। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो आप देख लो इसमें से इसके अलावा कौन से हैं वो देख लो। जैसे ये यरलव है, ये सभी है वो अंतस्थ है, इसका मतलब वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसमें देखो क त द म ब द, इसका उत्तर यही होगा। ठीक है ना? ये सभी क्या है? ये है सभी अंतस्थ है। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अंतस्थ। तो ये 38वें का उत्तर हो गया। आगे चलो, प्रश्न संख्या 39। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन वो क्या है? गलत है कि क वर्ण तथा अ ये कंठ्य वर्ण माने जाते हैं। ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि क वर्ग और ये अ हो गए। समस्त स्वर अघोष हैं, ये गलत है। स्वर सभी है ना सघोष है।
ठीक है ना, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करेंगे ना तब अपन को ज़्यादा ध्वनि उसका जोर पड़ता है। तो ये हो जाएंगे जो ज़्यादा जोर से बोले जाएंगे ना तो वो क्या कहलाएंगे, सगोशी तो कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे, तो ये हो गए सगोश। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, सही है। ड और ढ, ये इसके ऊपर बिंदी, इसके भी ड और ढ को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ये सभी सही हैं। इसका मतलब गलत कौन सा है, ये समस्त स्वर हैं वो। देखो स्वर का पहला अक्षर स और सघोष का भी पहला अक्षर स, इसका मतलब ये अघोष तो होगा नहीं, तो इसके अंदर गलत कौन सा है, वो है ब, ऑप्शन वाला। प्रश्न संख्या 40 है कि इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। स्वरों से संबंधित, अब ये कह रहा है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर स्वर्ण कहलाते हैं। अब एक ही स्थान से वो सही है। उ और उ परस्पर स्वर्ण स्वर है, सही है। ओ और औ भी स्वर्ण स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओ और औ है ना, ये दोनों कौन से हैं, संधि स्वर हैं। ओ और औ ये दोनों संधि स्वर है, अर्थात ये जो है संधि में प्रयुक्त उसमें जो है, जब ये सवर्ण होके नहीं संधि स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संधि स्वर। इनसे क्या होती है, संधि का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। ऐसे वो देखना है कि जो इसमें एक समान वर्ण वर्ग से अलग के कौन से हैं। जैसे देखिए त आ गया, थ आ गया, एक ही वर्ग का है, और ये स, ये सभी एक ही वर्ग का है। इसका मतलब ये जो इसका ऑप्शन नंबर स है, अब स, ये इसका गलत है, क्योंकि ये आ जाएगा वो, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, लतुल, ये हो जाएगा तालु वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। और ये आ गया प्रश्न संख्या 42, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अ कंठे ध्वनि है, सही है। आ दीर्घ स्वर है, सही है, आ दीर्घ है। ई मूल स्वर है, और ई बड़ी संयुक्त स्वर है, ये गलत हो गया। अब देखिए है ना, है मूल स्वर, तो ई भी मूल स्वर हो गया। आ दीर्घ स्वर है, तो ये बड़ी, ये भी क्या होगी, दीर्घ स्वर होगी। इसका मतलब ये इसने यहाँ लिखा है ना, वो गलत लिखा है, वो सही नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 43 है, इनमें से महाप्राण वर्ण है। अब बताना इसमें से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण आपको बता दिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा दूसरा और चौथा वर्ण। पहला तो ये देख लो, अगर यहीं से काम चले तो ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें आ रहा है र ल व स, ठीक है ना। तो इसके साथ में ये आ जाएगा, तो ये वो क्या है, ये इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ये बोल रहा है प्रश्न संख्या 44, ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। रटु रसाणा मृधा, यानी कि ट वर्ग, ट वर्ग यानी कि मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है। अ कंठे ध्वनि है, सही है। स्वर अघोष ध्वनियां हैं, गलत है। उ ओष्ठ्य ध्वनि, सही है। क स्पर्श व्यंजन है। स है, स्वर है वो सघोष ध्वनियां है, ये इसमें से इसका सही होगा। इनमें से किस विकल्प की सभी ध्वनियां वो दंत्य है। देखिए दंत्य, दंत्य त वर्ग है ना, त वर्ग के सभी शब्द, त वर्ग के सभी अक्षर है वो किसके आएंगे, किसके अंदर आएंगे, दंत्य में आएंगे। और त वर्ग का ही द अक्षर है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दंत्य दंत्य द से बना है, और द है वो त वर्ग के ही अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिए त वर्ग पूरा किसमें आ रहा है, त थ द ध, तो ये आपके इसका आंसर हो गया। 12वां है परकंपित ध्वनि। परकंपित यानी कि र, इसको लुंठित भी कहते हैं। क्या, इसको
लुंठित भी कहते हैं। और वो कौन सी है? वो है अपनी र है। निम्न में से कंठ तालु स्वर कौन से हैं? कंठ तालु देखो, कंठोष्ठ और कंठ तालु। कंठोष्ठ, कंठ के बाद में ओष्ठ आया, ओष्ठ का मतलब ओ और औ दोनों कंठोष्ठ है। तो कंठ तालु ये ए और आई होंगे, ए और आई, ठीक है ना। इसके बाद में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अपन जो भाषा बोलते हैं ना, तो उस भाषा के अंदर सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, यानी भाषा, जैसे कि ये अपन ने लिखा ना, तो ये तो हो गया वर्ण। ये भाषा की छोटी नहीं है कि इसके अंदर दो शब्द हो गए, लेकिन अगर पूछा जाए इससे छोटी भी हो सकती है, तो उससे छोटी ये हो रही है, तो ये क्या है? वर्ण है। तो इसको वर्ण भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? ये वर्ण और अक्षर, ठीक है ना। और अगर कहे जो भाषा की जो लिखित इकाई होती है ना, जिससे कुछ शुद्ध अक्षर का ज्ञान हो ना, उसकी सूक्ष्म इकाई तो वो होगी शब्द। वो क्या होगी? शब्द होगी। क्योंकि वैसे अक्षर पड़े रहेंगे, लेकिन जब ऐसे अक्षर मिलने से जिनमें जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तब वो स्वर तो वो क्या होता है? वो होता है एक शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो शब्द होता है। तो ये लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो होगी वर्ण या अक्षर होगी।